बच्चों ये वीडियो में हम देखेंगे सम क्वेश्चन रिगार्डिंग नीट AIPMT एम्स ऑफ प्रीवियस ईयर। टॉपिक है बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। नीट 2019 में पूछा जा चुका क्वेश्चन रीड करिए ध्यान से, बहुत ही आसान। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन द विजिबल रीजन। आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम जब एमिशन स्पेक्ट्रम कॉज करता है तो उसमें लाइमैन, बामर, पाशियन, ब्रैकेट, फंड, हम्फ्री ऐसे सीरीज़ कॉज करता है। ठीक है, उसमें से लाइमैन सीरीज़ जो है वो अल्ट्रावायोलेट रीजन में है। बामर सीरीज़ इज़ फ्रॉम विजिबल स्पेक्ट्रम, विजिबल रीजन। पाशियन, ब्रैकेट, फंड आर फ्रॉम पाशियन, ब्रैकेट, फंड एंड हम्फ्री आर फ्रॉम इंफ्रारेड रीजन। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि विजिबल रीजन में कौन है। आंसर इज़ बामर सीरीज़। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। देन 2013 का क्वेश्चन, बेस्ड ऑन इक्वेशन E इज इक्वल टू -2.178 या तो -2.18 जो हम लेते हैं न्यूमेरिकल्स में, -2.178 इंटू 10⁻18 जूल जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये इक्वेशन किसके लिए है? एनर्जी इन nth ऑर्बिट। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए हम Z ले सकते हैं 1 अपॉन एन स्क्वायर, और हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जैसे कि हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, उनके लिए Z 1 नहीं होगा। ठीक है, इसके ऊपर से हम क्या ढूंढ सकते हैं? एनर्जी। साथ साथ में बोहर मॉडल में रेडियस का भी मेंशन किया गया था। बोहर मॉडल के अंदर वेलोसिटी का मेंशन था। बोहर एटॉमिक मॉडल के अंदर दो ऑर्बिट के बीच का एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा E, when electron goes to one orbit to another orbit, energy absorbed or emitted। ठीक है, तो उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन हमने किया था। एज वेल एज हमने ये भी देखा था कि इलेक्ट्रॉन जब लोअर लेवल में होता है ना, तो उसकी एनर्जी क्या होती है? मिनिमम। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होता जाता है उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, और n इज इक्वल टू इन्फाइनाइट लेवल पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? ज़ीरो। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अगर करीब है तो उसकी एनर्जी क्या है? माइनस में। इलेक्ट्रॉन इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे है, उसकी एनर्जी क्या है? ज़ीरो। ठीक है, मतलब कि जितना वो करीब होगा उतना वो फॉर्मली अट्रैक्टेड होगा, उस स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड द न्यूक्लियस। जैसे जैसे दूर जाएगा डिस्टेंस इंक्रीजेस, अट्रैक्शन डिक्रीजेस। ठीक है, तभी इन चीज़ों में से हमें ये ढूंढना है, चार ऑप्शंस में से, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट है, दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन चेंजेस ऑर्बिट। हाँ, इसके ऊपर से कर सकते हैं। सेकंड, फॉर n इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन हैज़ मोर नेगेटिव एनर्जी इट डज फॉर n इज इक्वल टू 6। अगर ये फॉर्मूला में आप नीचे 6 का स्क्वायर मतलब कि इसके डिवाइड बाय 36 करोगे तो एनर्जी जो है वो माइनस में कम हो जाएगी। और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए इसके डिनोमीटर में 1 स्क्वायर, तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एनर्जी जो है वो माइनस में मैक्सिमम इन माइनस इन द फर्स्ट ऑर्बिट। तो इट डज फॉर द n इज इक्वल 6 विच मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंडेड इन द स्मॉलेस्ट अलाउड ऑर्बिट। ये इनकरेक्ट हुआ। स्मॉलेस्ट ऑर्बिट में तो क्या होगा? फॉर्मली अट्रैक्टेड होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होगा। तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट दिस इज़ द इनकरेक्ट। फर्स्ट लाइन इसमें करेक्ट थी, लेकिन फिर ये जो सेकंड वाला पोर्शन है ना वो इनकरेक्ट है। तो बी इज़ माई आंसर। ओके, बट फिर भी हम सी और डी भी पढ़ लेते हैं कि ये करेक्ट है कि नहीं है। द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मीन्स दैट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू न्यूक्लियस इज़ लोअर देन इट वुड बी द इलेक्ट्रॉन्स वेर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। सही बात है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एनर्जी मैक्सिमम और इनर ऑर्बिट्स में एनर्जी जो है वो कम है। जैसे जैसे दूर होता जाएगा एनर्जी उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, -2.18 इंटू 10⁻18 जिसको हमने बोला था -RH, अभी -RH के अपॉन में हाइड्रोजन के लिए 1 अपॉन एन स्क्वायर। अभी n की वैल्यू अगर 1 होती तो एनर्जी क्या आती? -RH इंटू 1 यानी -RH। सेकेंड ऑर्बिट के लिए -RH इंटू 1/2 स्क्वायर यानी कि -RH अपॉन 4। फिर थर्ड के लिए -RH अपॉन 9, फोर्थ के लिए -RH अपॉन 16। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है उसकी एनर्जी
बढ़ती है, माइनस आर एच की कंपेयर में माइनस आर एच बाई 4 छोटी वैल्यू, मैथमेटिकली देखें तो जो, लेकिन आगे माइनस साइन है, इसलिए फिर वो क्या होगी, एनर्जी बढ़ी, ऐसा बोल सकते हैं कि एनर्जी इंक्रीजेस, माइनस आर एच बाई 9 उससे बड़ी वैल्यू, फिर माइनस आर एच अपॉन 16 उससे बड़ी, और माइनस आर एच अपॉन 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर, यानी कि इन्फाइनाइट डिस्टेंस पे एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो, तो मैक्सिमम एनर्जी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा एनर्जी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये सी वाला स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। और डी, लार्जर वैल्यू ऑफ एन द लार्जर इज़ द ऑर्बिट रेडियस, सही बात है। एन इंडिकेट ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट छोटी होगी उसकी रेडियस छोटी होगी, सेकंड की ज़्यादा, थर्ड की ज़्यादा, और रेडियस का फॉर्मूला था आर एन इज इक्वल टू ए ज़ीरो इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो अगर एन इंक्रीज़ हो रहा है तो रेडियस भी इंक्रीज़ होगी, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद AIPMT 2011 का क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू बोर थियरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशंस इन द हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू least energetic proton, not proton, it is photon, least energetic photon, ओके। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में से लोअर लेवल में आता है एनर्जी का क्या होता है, एमिशन। तो जब डेल्टा ई छोटा होगा तो एब्जॉर्ब्ड लाइट की फोटोन की एनर्जी भी क्या होगी, छोटी होगी। तो किन दो ऑर्बिट के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कम है, ऐसा पूछा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन पजेस लीस्ट एनर्जी डिफरेंस, ओके, दिस इज अवर क्वेश्चन। ऑप्शन ए एन इज इक्वल टू 6 टू एन इज इक्वल टू 1, ऑप्शन बी 5 to 4, ऑप्शन सी 6 to 5, ऑप्शन डी 5 to 3। तो जो ये यहाँ पे मैंने फिगर ड्रॉ करी है, कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं, बिगर कैलकुलेशन आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। कैसे, न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस फर्स्ट ऑर्बिट का है, फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिस्टेंस थोड़ा कम है, सेकंड और थर्ड के बीच का डिस्टेंस उससे भी कम है, फिर डिस्टेंस कम होता जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर हम देखें तो 6 to 5 के बीच में एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। तो फोटोन जो एमिट हो रहा है, फोटोन की एनर्जी भी यहाँ पे सबसे कम होगी। लेकिन उसको अगर हम फार्मूला से देखे जाए, बोर मॉडल में जो फार्मूला हमने सीखा है, डेल्टा ई इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 अपॉन एन आई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एफ स्क्वायर, हाइड्रोजन एटम के लिए। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो है 6, देखो एक चीज़ समझ लो, दो कंसेक्यूटिव नंबर, एडजेसेंट नंबर जो भी होंगे ना, 6 5 एंड 5 4, उनमें एनर्जी का डिफरेंस थोड़ा भी कम हो सकता है, लेकिन 6 लेवल टू फर्स्ट लेवल एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। 5th लेवल टू थर्ड तो अल्टरनेट नंबर है, तो उसमें एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा होगा कंपेयर टू 5 4। तो 50-50 तो वैसे ही हो गए थे, वैसे भी 50-50 हो गए थे, ये दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। तो उसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए, अगर मैं इनिशियल ऑर्बिट 5 एंड फाइनल इज इक्वल टू 4 में पुट कर दूँ, तो डेल्टा ई इज इक्वल टू आर एच 1 अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर, आर एच माइनस 9 अपॉन 400 अगर एलसीएम लिया तो 1 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन 16, 25 एंड 16 का एलसीएम आएगा 400, एंड 16 माइनस 25 माइनस 9 ऊपर रहेगा। इट मीन्स माइनस आर एच 0.0225। ये काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो खाली मैंने यूँ ही आपके लिए समझने के लिए किया है, बाकी ऐसे समझ सकते हो। फिर 6th एंड 5th के लिए अगर हमने वैसा ढूंढा तो आर एच इंटू माइनस 11 अपॉन 900, इन दोनों में से ये सेकंड वाली वैल्यू, ये वैल्यू देखिए आप, जिसका डिनोमीटर बड़ा है, ठीक है ना। 9 एंड 11 करीबन नियर बाय फिगर है, लेकिन 400 की कंपेयर में 900 क्या होगा, डिनोमीटर ज़्यादा ही बड़ा है। इसका मतलब इसका डेल्टा ई क्या होगा, छोटा होगा। डेल्टा ई, फिर आप माइनस साइन में मत उलझ जाना, ये माइनस साइन सिर्फ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी ऐसा इंडिकेट कर रही है हमें। लेकिन अगर आप ये वैल्यू देखो या तो ये वैल्यू देखो, इन दोनों में से छोटी वैल्यू कौन है, ये वाली, इसलिए हमारा आंसर क्या है बेटा, सी। बाकी ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, कैलकुलेशन से ज़्यादा अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट है, रेडियस वाला। देन उसके बाद AIPMT 2005 का क्वेश्चन,
द एनर्जी ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट of the hydrogen atom is minus 328 kilojoule per mole. Hence the energy of fourth Bohr orbit will be. दो मेथड से हम कर सकते हैं. एक टेक्स्ट बुक की जो मेथड, टेक्स्ट बुक का जो फॉर्मूला मैंने जो लिखवा है नोटबुक में कि एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट फॉर 1 मोल हाइड्रोजन एटम En इज इक्वल टू -1313 1/n² किलो जूल पर मोल. हाँ, अगर फॉर 1 एटम के लिए अगर चाहिए, 1 हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर्मूला क्या था बेटा? En इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/n² जूल पर एटम. इसको मैंने एवोगैड्रो नंबर से 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे मिला -1313 किलो जूल पर मोल 1 मोल के लिए. ठीक है, क्योंकि ऑप्शन 1 मोल में लिए है इसलिए. फिर अगर सेकेंड ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2 यहाँ पे पुट करूँ तो 1/2² यानी 1/4 1313 डिवाइड बाई 4 किया -328 किलो जूल पर मोल मिला, जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था. मतलब ये इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, सीधा डायरेक्ट यहाँ से आप फोर्थ ऑर्बिट के लिए ढूंढ सकते हो. n इज इक्वल टू 4 पुट कर दिया मैंने यहाँ पे तो 1/16 फोर्स 1/4² मतलब 1/16 -1313 डिवाइड बाई 16 किया, आंसर आएगा -82 किलो जूल पर मोल. और दूसरी मेथड ये रही, अगर ये कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता नहीं है समझो, तो हम क्या कर सकते हैं? मेथड 2 फॉर nth ऑर्बिट एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू -k इंटू 1/n² किलो जूल पर मोल. हियर k इज इक्वल टू कांस्टेंट. ओके, इफ़ n इज इक्वल टू 2 पुट करूँ मैं यहाँ पे तो क्या होगा? E2 इज इक्वल टू -k इंटू 1/2² यानी कि 1/4. ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, k को सब्जेक्ट बनाया, 4 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 328 इंटू 4 1312. ठीक है, और ये k की वैल्यू मैं किसके लिए पुट कर दूंगा? अभी फोर्थ ऑर्बिट के लिए पुट कर दूंगा. E4 फोर्थ ऑर्बिट के लिए -k इंटू 1/n² में n की वैल्यू 4 पुट करी और k की वैल्यू पुट करी तो यू विल गेट आंसर -82 किलो जूल पर मोल. ठीक है, मेथड से कोई लेना देना नहीं है, हमें आंसर हमारा प्रॉपर टेक्निक से आना चाहिए. दोनों टेक्निक सही है, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हो, आंसर जल्दी हमारा आना चाहिए. उसके बाद हम देखेंगे AIPMT 2004 का क्वेश्चन. द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 1 इन एन हाइड्रोजन एटम. फ्रीक्वेंसी हमें ढूंढनी है, फ्रीक्वेंसी न्यू. उसके लिए कुछ डेटा हमें दिया है, जैसे वैसे तो डायरेक्ट हमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता है. फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड लाइट न्यू इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10⁻15 1/ni² - 1/nf² हर्ट्स. ये ऑलरेडी हमें पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ डेटा दिया है. आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी 2.18 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम. इट मीन्स हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन जब फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तब उसकी एनर्जी होगी -2.18 इंटू 10⁻18 जूल. और उसको जब इनफाइनाइट लेवल पे हमें पहुंचा देना है जहाँ पे उसकी एनर्जी है 0, तो हमें इतनी एनर्जी हमें उसको देनी पड़ेगी प्लस में, तब जाके उसकी एनर्जी क्या होगी? 0 होगी. तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ RH, रीडबर्ग कांस्टेंट, वी नो वेरी वेल. तो RH की वैल्यू दी है, H प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू दी है. एक्चुअली जो एनर्जी का डिफरेंस है डेल्टा E हाइड्रोजन एटम के लिए, डेल्टा E इज इक्वल टू RH 1/ni² - nf², उसके ऊपर से ही हमने न्यू का ये फार्मूला डिराइव किया था. ठीक है ना, तो डेल्टा E इज इक्वल टू H न्यू. अगर न्यू को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? RH/H, और RH/H की वैल्यू डिवाइड करके ही ये वैल्यू आई हुई है. तो ये डेरिवेशन की फ़िलहाल ये MCQ में कोई ज़रूरत नहीं है, हमें सीधा आंसर लाना है, इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ से सॉल्व आउट करेंगे. अभी फोर्थ ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? फर्स्ट में. इट मीन्स इनिशियल ऑर्बिट 4, फाइनल ऑर्बिट फर्स्ट. वैल्यू पुट करी, फ्रीक्वेंसी ढूंढी, आंसर आएगा -3.08 इंटू 10⁻15 हर्ट्स यानी कि सेकेंड इनवर्स. लेकिन फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी नेगेटिव, सो दैट ये जो वैल्यू है इसको सिर्फ मैं कंसिडर करूँ तो फ्रीक्वेंसी 3.08 इंटू 10⁻15 हर्ट्स. आंसर इज माई
ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. उसके बाद हम देखेंगे AIPMT 1998 का क्वेश्चन. द बोर एटॉमिक रेडियस फॉर द हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट, उसकी रेडियस है 0.53 एंगस्ट्रम या तो 53 पिकोमीटर. ठीक है. द रेडियस फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि सेकेंड ऑर्बिट. ग्राउंड स्टेट किसको बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्बिट को, हाइड्रोजन के लिए. और अगर फर्स्ट से सेकंड में जाता है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. सेकंड ऑर्बिट को क्या बोलते हैं? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. उसके लिए हमें रेडियस ढूंढनी है. सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत ही. फॉर हाइड्रोजन एटम रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट Rn इज इक्वल टू A0 इंटू एन स्क्वायर. यहाँ पे A0 0.53 एंगस्ट्रम यानी कि रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, ग्राउंड स्टेट की ऑर्बिट की रेडियस है 0.53 एंगस्ट्रम A0. A0 की वैल्यू रखी. और अगर सेकंड ऑर्बिट की हमें रेडियस ढूंढनी है तो n इज इक्वल टू 2 यहाँ पर रख दिया. तो रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट 0.53 इंटू 2 स्क्वायर एंगस्ट्रम, 0.53 इंटू 4 यानी कि 2.12 एंगस्ट्रम. एंड ऑप्शन इज डी इज करेक्ट ईयर. सिमिलर क्वेश्चन AIPMT 1995 में पूछा जा चुका है. वहाँ पे A0 की वैल्यू हमें दी थी. A0 कितना है? 0.53 एंगस्ट्रम. और लिथियम +2 के लिए ग्राउंड स्टेट की रेडियस पूछी है. लिथियम +2 उसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. Rn इज इक्वल टू A0 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड. हाइड्रोजन के लिए क्या होता है? Z1 होता है, इसलिए डिनोमीटर में यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं था. लेकिन हीलियम +1 लिथियम +2 के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है. A0 की वैल्यू, Z एटॉमिक नंबर 3 और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इज इक्वल टू 1 मैंने पुट किया, काउंट किया, मिला 0.177 यानी कि ऑप्शन सी इज़ माई करेक्ट आंसर. एंड 7th क्वेश्चन जो आपको खुद से करना है, AIPMT 1996 का क्वेश्चन ईजी है इसलिए मैंने आपको आपके ऊपर छोड़ा है. हाइड्रोजन एटम के लिए ट्रांजिशन हो रहा है फर्स्ट ऑर्बिट टू थर्ड ऑर्बिट. तो एनर्जी का चेंज हमें ढूंढना है अर्ग में. हमें डिफरेंस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला पता है. डेल्टा E इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 1/n स्क्वायर. डिफरेंस ऑफ एनर्जी उसमें माइनस नहीं आएगा. 2.18 इंटू 10⁻18 1/ni स्क्वायर माइनस 1/nf स्क्वायर. ये होता है जूल पर एटम. सही है ना. अगर आपको जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है तो इंटू 10⁻7 करना पड़ेगा. मतलब हो जाएगा 10⁻11. ये यूज़ करके आप ढूंढ सकते हो. ठीक है बेटा. फिर आगे जाते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम एम्स 2018. wavelength of a particular transition for hydrogen atom is 400 nanometer. Transition means jump of electron from one orbit to another orbit. उसका वेवलेंथ दिया है 400 नैनोमीटर हाइड्रोजन एटम के लिए. व्हाट कैन बी द वेवलेंथ ऑफ हीलियम +1 आयन फॉर द सेम ट्रांजिशन. मतलब सपोज हाइड्रोजन में से सेकंड में से फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन आ रहे तो हीलियम +1 में भी वही 2 में से फर्स्ट. ठीक है. तो N1 एंड N2 की वैल्यू जो है वो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों के लिए क्या लेनी है? सेम ये क्वेश्चन के लिए. ठीक है. अभी रीडबर्ग का फॉर्मूला था वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू, न्यू बार यानी क्या होता है 1/λ. क्योंकि लैम्बडा सबसे ईजीएस्ट वे में ये फॉर्मूला से ढूंढा जा सकता है. डेल्टा ई से भी आप ढूंढ सकते हो लेकिन हमें शॉर्ट मेथड यूज़ करनी है इसलिए ये वाला 1/λ न्यू बार इज इक्वल टू R इंटू जेड स्क्वायर अपॉन 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. R जो है उसके R की वैल्यू रीडबर्ग कांस्टेंट 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स होती है. ठीक है. लेकिन हमें R की वैल्यू अभी पुट नहीं करनी है, डोंट वरी. हाइड्रोजन एटम के लिए 1/λ इज इक्वल टू Z की वैल्यू कितनी पुट कर दे हम? Z इज इक्वल टू 1 अगर पुट कर दे तो 1/λ इज इक्वल टू R 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. और लैम्बडा हमें हाइड्रोजन के लिए दिया है
400 नैनोमीटर, तो 1/400 इज इक्वल टू R इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी हीलियम +1 आयन के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है? 2। Z इज इक्वल टू 2 मैं ये वाले फॉर्मूले में पुट कर लूँ तो क्या हो जाएगा? 1/λ इज इक्वल टू R इंटू 2² 1/n1² माइनस 1/n2², 1/n1² माइनस 1/n2²। अभी दोनों के लिए जो ट्रांजिशन हाइड्रोजन में हो रहा है वही ट्रांजिशन हमें किस में करना है? हीलियम में करना है। इसलिए n1 n2 इज़ कांस्टेंट, R इज़ कांस्टेंट हियर। ये 2² 4 को मैं आगे लेता हूँ, R इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ऑलरेडी हमने इक्वेशन नंबर 1 में ढूंढा है 1/400, तो ये R इंटू 1/n1² माइनस 1/n2² के बदले मैं क्या पुट कर रहा हूँ? 1/400 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 1/100। 1/λ इज इक्वल टू 1/100, दैट्स वाई λ इज इक्वल टू 100 नैनोमीटर। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन बी इज़ माई करेक्ट आंसर हियर। उसके बाद एम्स 2018 का दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम R Rydberg कांस्टेंट इज इक्वल टू 1.09 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। वेव नंबर वाला जो फॉर्मूला है न्यू बार, उसमें R की वैल्यू हमें दी है 1/n1² माइनस 1/n2²। और बामर सीरीज़ कब होती है? बामर सीरीज़ के लिए n1 इज इक्वल टू 2 एंड n2 इज इक्वल टू 3 4 अप टू इन्फिनिटी ले सकते हो। अभी जब 3 में से सेकंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन आता है, थर्ड ऑर्बिट में सेकंड, तो उसका डेल्टा ई मिनिमम होता है, एनर्जी का डिफरेंस मिनिमम होता है, लेकिन उसका वेवलेंथ मैक्सिमम। जब इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन सेकंड में आता है ना, तो उसका डेल्टा ई मैक्सिमम लेकिन लैम्बडा मिनिमम। और यहाँ पे क्या पूछा है? मैक्सिमम वेवलेंथ। इट मीन्स उसके लिए n1 की वैल्यू 2 और n2 की वैल्यू 3 हम लोग पुट करेंगे वेव नंबर के फॉर्मूला में। वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू क्या ले लिया मैंने? 1/λ। R की वैल्यू पुट करी 1/n1² माइनस 1/n2²। कैलकुलेट किया, मीटर में आंसर मिला, उसको नैनोमीटर में कन्वर्ट किया, 660 नैनोमीटर आंसर होगा बी। ठीक है बेटा, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन सेम सिमिलर क्वेश्चन था। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपको PDF फॉर्म में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही मिलेंगे, उसमें JEE मेन और एडवांस के कुछ क्वेश्चन ये टॉपिक के साथ जुड़े हुए देखेंगे। ठीक है बच्चों।